हाँ जी। तो मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अब एक करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने चाह रहा हूँ, रेडियो सीरीज। उसमें अपन क्या है कि जैसे जो भी करंट रहेगा, जैसे अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर वगैरह के जो भी करंट चल रहा है उसको 1 to 1 वीडियोज़ में डिस्कशन करते हुए चलेंगे, उसको रिपीट रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो इससे आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि करंट अफेयर्स लगभग हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में। अगर कहीं पे 100 क्वेश्चन आए हैं कोई एग्ज़ाम में, तो ये लगभग श्योर होता है कि उनमें से 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे ही। तो करंट अफेयर को अपन ये रेडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं और अब ये अब कंटिन्यूटी से चलती रहेगी। तो अगर आपको ये पसंद आए और आगे सुननी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो अपन इसे शुरू करते हैं। तो आज से जो अपन शुरू करेंगे वो बेसिकली शुरू करेंगे अगस्त का करंट अफेयर। तो अगस्त का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहले अपन बात करते हैं कि जो नेशनल लेवल पर क्या हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या करंट से जुड़ी घटनाएं रही है। इसमें जो जनरली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और थोड़े बहुत जो सब्जेक्टिव मैटर बचेगा वो भी मैं वीडियो के लास्ट में थोड़ा डिस्कस करते हुए चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात बताते हैं, आप जानते हैं कि अपने यहाँ की शासन किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए नीति आयोग बनाया हुआ है। तो नीति आयोग में जो शासी परिषद है, शासी परिषद का मतलब जो भी वहाँ के जो राज्यों के सीएम वगैरह, यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ जो शासन संभाले हुए वो लोग, और केंद्रीय मंत्री वगैरह और पीएम की अध्यक्षता में सब आपस में बैठे, और नीति आयोग की 7वीं बैठक नई दिल्ली में अभी हुई, 7वीं बैठक हुई। और चर्चा क्या रही, तो चर्चा वही विकास से जुड़े मुद्दे, कौशल विकास, इन सबसे जुड़े मुद्दे रहे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो कोई भी चीज़ पढ़े तो थोड़ा ये रहे कि भाई जैसे एक पैराग्राफ पढ़ लिया तो खुद एग्जामिनर बन के सोचना है कि मैं इसमें से क्या क्वेश्चन पूछूंगा। तो नीति आयोग वाले से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है। आगे बात करते हैं। अभी क्या हुआ, हाल ही में एक मुद्दा बड़ा चर्चा में रहा। ये देखा गया कि अपने यहाँ जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 105 में एक बात लिखी हुई है। उसमें क्या है कि संसद को, और जो संसद के सदस्य हैं मतलब जो सांसद हैं, उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे अधिकार है कि दीवानी मामलों में, गौर से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दीवानी मामलों में, दीवानी मामले मतलब ये जो शादी संपत्ति से जुड़े वगैरह मामले होते हैं, ये सब दीवानी मामलों में सांसदों को ये अधिकार है कि संसद सत्र से 40 दिन पहले से और संसद सत्र के 40 दिन बाद तक, इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परंतु ये अधिकार सिर्फ दीवानी मामलों में, अपराधी मामलों में ऐसा कोई अधिकार नहीं है, वहाँ किया जा सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा दिया गया कि संसद के इस अधिकार के बावजूद सांसदों को गिरफ्तार किया गया। तो इसको लेकर ये मुद्दा थोड़ा चर्चा में रहा था। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है, तो आर्टिकल 105 में ऐसा लिखा है कि संसद को ये अधिकार है, और सिर्फ दीवानी मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं है। अब बात करते हैं कि अभी हाल ही में आप जानेंगे अगस्त में अपने यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है वो चेंज हुए। तो पहले जो एन वी रमन्ना थे उनकी जगह पर अब उदय उमेश ललित आ गए हैं। कौन? उदय उमेश ललित, जो कि 49वें भारत के राष्ट्रपति बने। इनके बारे में विशेष बात यह है कि ये पहले बार काउंसिल के मेंबर थे और अब बार काउंसिल से डायरेक्ट जो है वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बार काउंसिल आप जानते होंगे कि भाई जो ये जो न्यायिक प्रक्रियाएं होती है ना, जज वकील वगैरह, इनके विनियमन, इनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है बार काउंसिल। जैसे शेयर मार्केट वगैरह को रेगुलेट करने के लिए सेबी बनी है ना, तो वैसे बार काउंसिल बनी हुई है। तो वहाँ से ही ये डायरेक्ट आए हैं मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ऐसा हमेशा नहीं होता, बल्कि ऐसा दूसरी बार ही हुआ है भारत में कि दूसरी बार यह है। पहली बार एक एस एम सीकरी नाम से एक जज थे, वे डायरेक्ट बार काउंसिल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि भाई 39वें कौन है, और एस एम सीकरी के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या इससे पहले भी कोई बार काउंसिल से मेंबर बना है, ऐसा कुछ। अगला देखते हैं। तो अभी आपने भी सुना होगा कोरोना के दौरान ऐसी बातें चली थी कि जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उसका लाइव प्रसारण किया जाए। तो अभी किया गया, आपने 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का लाइव प्रसारण
किया गया था। और क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करने वाला पहला कोर्ट था? तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 26 जुलाई को नहीं, 26 अगस्त को ऐसा किया गया था। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट जो है वहाँ पे कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा चुका है। तो पहला स्टेट गुजरात था जहाँ पर कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया था। अब बात करते हैं, एक मुद्दा आपने सुना होगा कि आजकल चुनावों वगैरह में देखा जाता है कि वोट इस आधार पर मांगे जाते हैं कि आपको फ्री की चीज़ें दी जाएगी। जितनी कल्याणकारी योजनाएं रहती हैं उनमें भी चीज़ों की कीमत को कम करके दिया जाता है, दूसरे शब्द में बोलूँ सब्सिडी दी जाती है, चीज़ों को फ्री दिया जाने का कल्चर बढ़ा है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री बीज, फ्री बाइज या फ्री बीज जो बोलते हैं। और फ्री बीज कल्चर और हिंदी में अपन बोल सकते हैं रेवड़ी कल्चर, कि चीज़ों को फ्री में देना और लोगों को तुष्ट करना, लोगों को संतुष्ट करना। तो ये राजनीति थोड़ी बड़ी है। तो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, एक नहीं कई याचिकाएं आई हैं कि ये चीज़ें गलत है, इससे राजनीति भी गलत दिशा में जा रही है और लोगों की भी नैतिक कहीं ना कहीं पतन हो रहा है। ऐसा मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है। तो इस मामले को लेकर मेंस का एक क्वेश्चन बनता है, राइटिंग क्वेश्चन, तो उसका डिस्कशन अपन वीडियो को लास्ट में एक बार कर लेंगे। अब अगला देखते हैं। आप जानते हैं कि 1987-88 में एक राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण नाम से एक एक्ट आया था। नालसा एक्ट बोलते हैं बेसिकली उसको। नालसा एक्ट का मतलब न्यायिक सेवा प्राधिकरण को लेकर एक्ट आया था। उसमें यह था कि ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाए जो न्यायिक क्षेत्र को विनियमित करे या न्यायिक सर्विस प्रोवाइड करवाए। मतलब जैसे आपको पता हो तो अपने संविधान में जो डीपीएसपी है, जो नीति निदेशक तत्व है, वहां पर आर्टिकल 39A में एक बात लिखी हुई है। आर्टिकल 39A में नहीं, आर्टिकल 39B में ये बात लिखी हुई है। जहाँ तक मुझे याद आता है कुछ ऐसा ही आर्टिकल 39 के किसी हिस्से में ऐसा लिखा है कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जानी चाहिए राज्य द्वारा। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब फ्री में, ये वकील वगैरह जो खर्चा आता है ना, ये फ्री में दिया जाए। जिन लोगों को फ्री में दिया जा सके ना, गरीबों को, दिव्यांगजनों को, आपातकाल में पीड़ित लोगों को, इन सबको, तो उनके लिए है। तो उसी के तहत ये एक्ट लाया गया था 1987 में, और उसी के तहत कुछ संस्थाएं ऐसी स्थापित की गई थी जो ये काम करेगी। तो अभी हाल ही में एक ऐसी ही संस्था की बैठक हुई है, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसकी अभी बैठक हुई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। अगला मुद्दा, अभी आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो है वो हटा दी गई जम्मू कश्मीर से। अब वो हटा दी गई तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक लद्दाख नाम से यूटी और एक जम्मू कश्मीर नाम से यूटी। तो अब वहाँ चुनाव वगैरह तो होने ही थे, वहाँ लोकसभा सीटें भी होंगी, वहाँ राज्यसभा सीटें भी होगी। तो भाई वो सीटें किस हिसाब से होगी, कौन सा जिला कौन सी सीट में आएगा, इस हिसाब से परिसीमन बोलते हैं इसको, परिसीमन करना था। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। इसका मतलब है एक समिति बनाई गई जो ये काम करेगी। उस समिति की अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्षा कौन थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट की कोई रिटायर्ड जज थी, उनका नाम था रंजना प्रकाश देसाई। तो ये कमेटी बनाई गई, इसने ये काम किया। और अभी हाल ही में ये मुद्दा थोड़ा विवादों में रहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया गया। इसमें विशेष बात ये रही कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले तक जो लोग वोटर थे, जो मतदाता थे, वो तो है ही, उसके अलावा जो नॉर्मली जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उन लोगों को भी वोटर बना दिया गया अब, जो जनरली जम्मू कश्मीर में रह रहे। तो इतनी सी बात है। पूछ कह सकते हैं कि भाई वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी थी जिसने ये काम किया जम्मू कश्मीर में, ये पूछ सकते और कुछ नहीं। आप जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो 9 जनवरी को लौटे थे, तो इस कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और विशेष बात यह है कि अगला प्रवासी भारतीय दिवस अपने एमपी में इंदौर में मनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए। अगला देखिए, क्या आप लोगों ने सीआईडी वगैरह कई बार देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है कि कोई केस मिलता है या कोई किसी व्यक्ति की पहचान होती है, किसी व्यक्ति का स्केच वगैरह बनवा लिया जाता है कि किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ ऑर्डर दिया जाता है कि इसको डेटाबेस में चेक करो कि क्या ये कोई पहले के किसी अपराधी में से है क्या। तो बेसिकली वो एक डेटाबेस होता है। तो क्या अभी भी ऐसा होता है? तो हाँ, होता है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम का नाम है नाफिस, NAFIS, नाफिस,
फुल फॉर्म आई होगी दिमाग में, फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म ये है कि नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। और ये किसने बनाया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने बनाया है इसको। तो वही बनाएगा, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ही बनाएगा। तो अब क्या होगा भाई कि कोई भी मामला हो, किसी भी मामले में किसी संदिग्ध को या जिस पर शक किया जा सके ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया, तो उसका डेटाबेस में से डेटा चेक कर लेंगे उसके फिंगरप्रिंट के माध्यम से कि इसने पहले भी कोई गड़बड़ वगैरह की है क्या। और अब कोई भी मामला होगा तो उसमें ये चीज़ देख ली जाएगी। नाफिस सिस्टम में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो कोई अपराध करता है तो उसकी फिंगरप्रिंट लेके उसको एक 10 डिजिट का आईडी नंबर दे दिया जाएगा, और आगे उसके खिलाफ जितनी भी एफआईआर वगैरह दर्ज होगी वो उस 10 डिजिट वाले अकाउंट में अपडेट की जाती रहेगी। फिर बाद में कभी भी किसी पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़े तो वो चेक किया जा सकता है वहाँ पे मामला। तो ये है बेसिकली। और इस नाफिस सिस्टम का सबसे पहले प्रयोग करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि नाफिस क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आ सकती है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। ये 2 वर्ड ध्यान रख लेना बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, इसमें फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से किया जाएगा चेक। एमपी इसका यूज करने वाला पहला राज्य बन गया है। और किसने इसे बनाया? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रजिस्टर ब्यूरो। अभी आपने भी देखा होगा कि कम से कम 3-4-5 साल पहले मुद्दा था एनआरसी का, कि भाई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मुद्दा था कि भाई पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत विवादित मामला रहा था कि गवर्नमेंट इस कानून की वजह से बदल सकती है, नहीं बदल सकती, ऐसी चर्चाएं चली थी। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था कि वो क्या मुद्दा था एनआरसी का ऐसा। तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा था एक्चुअल में। अपने यहाँ 1955 में एक अधिनियम बना हुआ है कि भारत के नागरिक कौन कौन होंगे ये बताने के लिए, है ना। भारतीय नागरिक अधिनियम बना हुआ है 1955 का। अभी हाल फिलहाल में 2003-4 के आसपास में शायद तक, जहाँ मुझे पता है कि उसमें थोड़ा संशोधन किया गया। और एनआरसी क्या है? बेसिकली नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जैसा नाम से स्पष्ट है, ये एक रजिस्टर है। इसमें भारत के तमाम नागरिक है, उनकी डिटेल्स लिखी हुई कि ये भारत के नागरिक नहीं है। तो जो उस रजिस्टर में शामिल नहीं है वो भारत का नागरिक नहीं है, उन्हें भारत के बाहर जाना होगा। तो बेसिकली जो भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं ना विदेशी लोग, उनको बाहर निकालने के लिए ये बनाया गया है। अभी तक ये सिर्फ असम में लागू हुआ है एनआरसी, और किसी स्टेट में लागू नहीं हुआ है अभी तक। और इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन है। एक्चुअल में पूर्वोत्तर राज्यों में ये समस्या है, वहाँ बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों से कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से भारत में आ जाते हैं, तो उन्हीं को बाहर निकालने के लिए अब करंट में ये इसलिए है क्योंकि मणिपुर विधानसभा ने भी एनआरसी को लागू करने का संकल्प अपना लिया है। मतलब मणिपुर विधानसभा भी है, मणिपुर भी एनआरसी को लागू करने वाला है अपने स्टेट में। तो अब 2 हो जाएंगे, अभी तक असम है, अब मणिपुर हो जाएगा, ऐसा है। अब आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि हमारी आज़ादी के 75 साल इस अगस्त को पूरे हुए, और इसके उपलक्ष्य में अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। हर घर तिरंगा जैसे एजेंडे चलाए गए। तो 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 76वां स्वतंत्रता दिवस अपन ने मनाया। गौर से सुनिएगा, 75 साल पूरे हुए हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 75वां नहीं, 76वां। तो लाल किले से मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि 5 प्रण भारत के हर नागरिक को अब लेने हैं कि अगले 25 साल में अपन इन 5 प्रणों को पूरा करेंगे और भारत को विकसित बनाएंगे अगले 25 साल में। क्या थे 5 प्रण? अब ये 5 प्रण आप किसी मेंस की आंसर राइटिंग में भी यूज ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। 5 बातें क्या थी? पहली बात, देश को विकसित बनाएंगे। दूसरी बात कि ये अपने दिमाग में जो औपनिवेशिक मानसिकता, गुलामी जैसी मानसिकता बनी हुई है ना, इसको हटाएंगे। ये कैसे हटेगी? जब हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे और इसको बनाए रखेंगे। अपनी विरासत पर गर्व करेंगे और इसे बनाए रखेंगे। आपस में एकता, एकजुटता रखेंगे, और जो हमारे नागरिक के तौर पे कर्तव्य है उन कर्तव्यों को निभाएंगे। भाई हमारे कर्तव्य साफ सफाई रखना वगैरह और कानून का पालन करना वगैरह वगैरह, तो इन कर्तव्यों को निभाएंगे। तो ये 5 बातें, देश को विकसित करेंगे,
औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाएंगे, विरासत पर गर्व करेंगे, एकता अपनाएंगे और हमारे जो भी नागरिक कर्तव्य है उनको पाएंगे। अब क्या है, आपने भाषण में एक और बात सुनी होगी, मोदी जी ने बोला था कि अब की बार जो स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर 21 तोपों की सलामी दी गई, उनमें से एक तोप हमारी स्वदेशी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है बात कि वो एक तोप कौन सी है, तो वो अटक नाम की तोप है, होवित्जर तोप। तोप के कई प्रकार होते हैं, उनमें एक प्रकार है होवित्जर तोप। कौन सा? होवित्जर तोप। और उनमें उस तोप का नाम था अटक, ATAG, अटक। तो भाई किसने बनाया है? तो अपने जो भी हथियार वगैरह जो भी होते हैं भारत में, कौन बनाता है? DRDO। DRDO उसे विकसित करता है और बनाता है, तो DRDO ने बनाया है। और ये एक तोप है और लगभग 48 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, 48 किलोमीटर तक अपने निशाने को भेज सकती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नाम इंपॉर्टेंट है। अटक उस तोप का नाम था, होवित्जर तोप, बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अगली चीज़, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे और भी कई जयंतियाँ मनाई गई जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे जुड़ी हुई जयंतियाँ। जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी थी पिंगली वेंकैया। कई आंदोलनों में एक्टिव रहने के अलावा उनका एक विशेष काम ये था कि भारत का जो झंडा है ना, उसको डिज़ाइन करने का काम पिंगली वेंकैया ने किया था। तो वो पिंगली वेंकैया को लेकर भी तिरंगा उत्सव मनाया गया था, उनकी जयंती को लेकर तिरंगा उत्सव मनाया गया था। 146वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिकली ये देखना, राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने वाला। आगे बात करते, इसी 15 अगस्त 2022 को अरबिंदो, श्री अरविंद घोष जो है, उनकी भी 150वीं या 150वीं या बोल दे सार्धशती, मतलब शतक प्लस आदि, सार्धशतीवीं जयंती मनाई गई। अरबिंदो कौन है? आप जानते हैं कि भाई जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जितने भी नेता थे, इनको दो भागों में बांट सकते हैं, कुछ नरम दल वाले, कुछ गरम दल वाले। जो गरम दल वाले थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव तो थे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र। अरबिंदो घोष भी उन्हीं नेताओं में से थे, गरम दल से जुड़े हुए नेताओं में से। तो स्वदेशी आंदोलन में एक्टिव रहने के बाद में जब अंग्रेजी सरकार ने इन तमाम विद्रोही नेताओं को पकड़ने का निश्चय किया, तो ऐसे में कुछ नेता भाग निकले, कुछ नेताओं को कैद हुई। अरबिंदो भी पश्चिम बंगाल से निकलते हुए पुडुचेरी में आ गए, वहाँ ऋषि बन गए, सन्यासी बन गए और वहाँ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अरबिंदो की 2 पत्र है, इनकी चर्चा कर सकते। एक वंदे मातरम नाम का समाचार पत्र है और एक कर्मयोगी नाम का अंग्रेजी पत्र है, अंग्रेजी समाचार पत्र। वंदे मातरम और कर्मयोगी, कर्मयोगी अंग्रेजी में है। और बात करते हैं, एक अच्छी चीज़ है उसकी बात करते हैं। क्या है वो? दरअसल क्या है कि भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, स्माइल, SMILE, स्माइल। अब दिमाग में आएगा कि स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, तो स्माइल की पूरी फॉर्म याद नहीं करते अपने, M और I जो बीच में है ना, SMI, M और I, उसको देख लेते। MI का मतलब है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, हिंदी में बोले तो सीमांत व्यक्ति, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल। तो कौन है सीमांत व्यक्ति? तो ज़रा खुद सोचिए, अभी समाज में कौन सीमांत है कि बिल्कुल कटा हुआ है एकदम समाज से पूरी तरीके से? एक तो भिखारी लोग, ये बिल्कुल कटे हुए हैं। उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो लोग, तो बेसिकली भिखारियों और ट्रांसजेंडर लोगों के पुनर्वास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए, उनको स्वरोजगार देने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए योजना चलाई गई। सवाल ये उठेगा, स्माइल योजना का संबंध किन से है? भिखारियों और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। और किसने चलाई है ये योजना? कि भारत सरकार चलाई। भारत सरकार में कौन से मंत्रालय ने? तो सिंपल सी बात है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चली होगी। समाज में न्याय स्थापित करना, समाज के तमाम वर्गों को समानता पर लाना, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे चलाया गया है। अब बेसिकली क्या किया जाएगा इसमें, तो वही जानते हैं भाई, कौशल विकास करने का प्रयास किया जाएगा, इस हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा, तमाम कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देना, ये सब काम किया जाएगा। अब
स्माइल योजना के तहत अभी चूंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, तो इसके उपलक्ष्य में पूरे देश से 75 नगर निगमों को चुना जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा भिखारी वगैरह हैं। तो पूरे देश से 75 नगर निगम से चुन के इन भिखारियों के पुनर्वास का प्रयास किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्माइल 75। तो एक्चुअल में ये उसी का एक हिस्सा है, स्माइल योजना का, स्माइल 75। समझ गए होंगे आप। थोड़ा बहुत इसमें पैसा वगैरह कितना क्या खर्च होगा, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ये योजना थोड़ी विशेष है, तो ध्यान रखिएगा भाई। 5 साल के लिए योजना चलेगी, 21-22 से 25-26 तक, 2021-22 से 2025-26 तक। और इसमें साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 365 करोड़ रुपए। अब एक और चीज़ है, एक और की बात करते हैं। क्या है कि आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो रोबोट वगैरह ये सब होते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कल्चर अभी बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो भारत में भी ज़रूरत है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की अगली पीढ़ियों को तैयार किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि योजना चलाई गई है कि स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी थोड़ा हिस्सा ऐड कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी उन्हें बताया जाएगा ताकि वो जाने और सीखने का प्रयास करें। तो कौन चलाएगा इस योजना को? भारत सरकार चलाएगी। कौन से मंत्रालय चलाएंगे? चलो अपन इसको याद नहीं करते, अपन इसको नॉर्मल सी बात है, कौन चलाएगा कि 8वीं से 12वीं तक? एक तो शिक्षा मंत्रालय, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, और एक कंपनी है इंटेल इंडिया नाम से, सुना होगा आपने, तो वो इंटेल इंडिया, ये 3 चीज़ें चलाएगी। शिक्षा मंत्रालय, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल मंत्रालय, इंटेल इंडिया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि भाई कामों को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए कामों को बांट दिया जाता है। लोक प्रशासन में आप पढ़ेंगे कि कामों को बांट देने से काम और अच्छे तरीके से होता है। भाई भारत सरकार ने भी तमाम कामों के लिए अलग अलग मंत्रालय बना रखे हैं। मंत्रालय में भी कई तरह के कामों के लिए अलग अलग विभाग, प्रभाग बना देते हैं, कुछ ही बोल दो। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है, इसका एक प्रभाग, एक विभाग है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग। तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग इसमें काम कर रहा है। ई गवर्नेंस क्या होता है आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसकी चर्चा अपन अगले किसी वीडियो में करेंगे। एक योजना है निदान नाम से, एक योजना है। अभी थोड़े टाइम पहले अपने नासिफ की चर्चा की थी कि भाई क्रिमिनल्स का डेटाबेस बनाएंगे फिंगरप्रिंटिंग के बेस पे। अब क्या है, आपको पता होगा कि नशीली दवाओं का व्यापार भी भारत में खूब चलता है। तो ऐसे में क्या है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, जो नशीली दवाओं के नियंत्रण का काम करता है, नारकोटिक्स मतलब नशीली दवाएं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें जो भी नारकोटिक्स के मामले में या नशीली दवाओं के मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका डेटा रखा जाएगा। और उस डेटाबेस का नाम है निदान, NIDAAN। अब उसकी कोई फुल फॉर्म भी है, तो फुल फॉर्म वो लग जाएगा लगभग अंदाजा आपको। भाई ये नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। तो बस ये वर्ड ध्यान रख लेना कि भाई डेटाबेस है और नार्को ऑफेंडर्स के लिए, बाकी फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे भाई, सभी प्रकार के अपराधियों के लिए तो नासिफ, और सिर्फ नारकोटिक्स से जुड़े अपराधियों के लिए निदान। अब एक और है, एक योजना चलाई गई है सर्ब श्योर योजना। कौन सी? सर्ब श्योर योजना। तो ये किससे संबंधित है? तो इसकी फुल फॉर्म से समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है, आप जानते हैं आजकल भारत में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ न ज़्यादा पढ़ाई होती है, शोध कार्य तो बहुत दूर की बात है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई गई है सर्ब श्योर। इसकी फुल फॉर्म देखना, सर्ब की फुल फॉर्म देखना स्टेट, श्योर की देखना फुल फॉर्म स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। तो बस यूनिवर्सिटी रिसर्च से जुड़ा है और कुछ नहीं। सवाल ये आएगा कि सर्ब श्योर का संबंध है यूनिवर्सिटी रिसर्च से। तो ये हमारी आज की वीडियो रही। तो अब मतलब ये देख लीजिए कि करंट में नेशनल अफेयर अपन ने शुरू कर दिए, करंट अफेयर, तो उसका एक बड़ा हिस्सा आज कंप्लीट कर लिया है। अब ये ऐसे मैं डेली के डेली अपलोड करूँगा और जल्दी से जल्दी अपन इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप यूँ मान के चलिए कि जैसे अगस्त का करंट अफेयर है ना,
तो 4-5 दिन में अगस्त का कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे 4-5 वीडियो में, ऐसे 4-5 वीडियो में इसका सितंबर, फिर अक्टूबर, इस तरीके से चीज़ें अपडेटेड फॉर्म में चलती रहेगी। ठीक है, और बाकी मैं यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप थोड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दे और शेयर कर दे जिनको ये सब देखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग सब स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहता है, तो इसे ज़रूर शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपने मेरे को इतनी देर सुना।